वेलकम टू महामना एकेडमी। सीयूईटी 2026 की आपकी इफेक्टिव तैयारी शुरू होती है आज से। मैं हूं रॉली सिंह और मैं आपको पढ़ाने वाली हूं इकोनॉमिक्स फॉर सीयूईटी 2026। तो हम आज अपनी डेमो क्लास करेंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। बट हमारे पास एक बैच है। आप अगर बीकॉम के लिए तैयारी कर रहे हैं फॉर बीएचयू, डीयू और अदर बिग यूनिवर्सिटीज जहां आप जाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वैसे तो हमारे प्राइस इतने 7,500 है, बट ये हमने कट कर दिया है बिकॉज हम चाहते हैं कि आपको बहुत ही आसानी से ये बैच मिल जाए। और हमारा इंडिपेंडेंस डे का डिस्काउंट चल रहा है 31 अगस्त तक, इसलिए हमने ये बैच इस पे दे दिया है और ये वर्थ इट है। क्योंकि देखिए हमारे पास आपको पूरा गैट पढ़ाया जाएगा जिसमें आपकी रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स और करंट अफेयर्स रहेंगे। और हमारे पास है लैंग्वेज जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। और डोमेन आपका आप तो जानते ही होंगे, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है और इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अब बात हम ये करते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो होता क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है इकोनॉमी को एज अ होल, एग्रीगेट वे में, स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना, जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट के लिए होता है। इंडिविजुअल यूनिट का डिसीजन मेकिंग यूनिट। अगर हम ऐसे कंपेयर करके बात करें तो ये होता है हमारी एग्रीगेट यूनिट के लिए, ये होता है हमारे इंडिविजुअल यूनिट के लिए। और यहां पर हमने कंपैरिजन भी किया है, दैट इज इंडिविजुअल वेरिएबल एंड एग्रीगेट वेरिएबल। इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं तो स्कोप जो है वो लिमिटेड है। और ये हम एग्रीगेट वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो हमारा स्कोप जो है वो वाइड है, क्योंकि हम लोग एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल। तो हम यहाँ आते हैं कि यहाँ हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई और यहाँ हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। तो लेट्स स्टडी। अच्छा, अब देखो इकोनॉमिक्स का जो थोड़ा पास्ट है हम वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि सीयूईटी 2025 में आपका ये क्वेश्चन आया था कि एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी थी। तो एडम स्मिथ ने लिखा था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में, यानी कि 1776 में। और एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी भी कहते हैं। अच्छा, अगर आपके 2025 में ये क्वेश्चन आया कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी तो 2026 में ये भी तो आ सकता है कि जॉन मेनार्ड किन्स ने क्या लिखा था। जॉन मेनार्ड किन्स एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी लाई थी। कौन सी थ्योरी? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। इसके बाद से मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग हुआ। ओके, तो अब हम इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जानते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए थे सीयूईटी 2025 में। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो एक प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन होती है। यानी जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, वो जो है वो प्राइवेट ओनरशिप होती है। जो प्रोडक्शन होते हैं वो सेलिंग के लिए किए जाते हैं, सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट। हम क्यों करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं ताकि हम उसे सेल कर सके और प्रॉफिट जनरेट कर सके। फिर उसके बाद आते हैं सेल एंड परचेज ऑफ लेबर, सर्विसेज, प्राइसेस विच इज कॉल्ड अ वेज रेट। ये जो आपके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, इनमें से दो तो क्वेश्चन ही आए थे पिछले साल, तो हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। प्राइस जो है वो वेज रेट पे डिसाइड होता है, लेबर्स खुद प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और जो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है, अगर प्राइवेट ओनरशिप है और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल करने के लिए, और सेल क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें प्रॉफिट हो। और जितने भी लेबर होते हैं वो वेज रेट पे डिसाइड होते हैं, वो इंडिविजुअली नहीं डिसाइड हो सकते हैं। फिर आते हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता है। प्रोडक्शन होगा जब हमारे पास फैक्टर्स होंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो होते क्या हैं?
तो हमारे पास है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जिसे आप ओनर कह सकते हैं, जो रिस्क बियर करता है, और वो होता है जो मेजर डिसीजंस भी टेक करता है, मेजर डिसीजंस और बियर अ लार्ज पार्ट ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म और एंटरप्राइज। फिर उसके बाद आते हैं हम लेबर पर, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर जो है वो एक इंसान है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स है जो कि हमारी मदद करता है टू प्रोड्यूस थिंग्स। और फिर आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल मतलब ह्यूमन मेड रिसोर्सेस होते हैं जो कि हम प्रोडक्शन जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कैपिटल में हम आगे बढ़ते हैं। फिर लैंड होता है, तो लैंड इन इकोनॉमिक्स इनकम्पासेस नॉट ओनली जियोग्राफिकल लैंड बट ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये नहीं लैंड मतलब ये नहीं कि बस हमारी जमीन, सब कुछ, जैसे कि हमारा अगर पानी है तो ये भी हमारा लैंड ही है, अगर हम इस पर प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, इसके थ्रू प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, जैसे एयर है, सनलाइट है, मिनरल्स है, वाटर है, ये सब हमारा लैंड में ही आएगा। ठीक है, फिर आते हैं कि हम जो इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रोडक्शन कैसे होता है, पर ये जो है ये हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या क्या हैं। तो हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स सबसे 4 होते हैं, जिसमें पहला जो है हमारा वो है फर्म। फर्म क्या होता है? तो फर्म एक यूनिट होती है, एक यूनिट जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है फॉर प्रॉफिट मोटिव। गुड्स प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज referred to as output sell them in the market and earn profit। ठीक है, फिर आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो एक डिसीजन मेकिंग यूनिट होता है कंजप्शन के लिए। किस तरह से एक जो हाउस होल्ड है वो सिंगल इंडिविजुअल है या फिर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, वो डिसीजन ले रहा है कंजप्शन करने के लिए, कितना कंजप्शन करना है, कैसे करना है और कब कब करना है, ये सब जितने डिसीजंस है कंजप्शन वाले वो कौन ले रहा है? हमारा हाउस होल्ड सेक्टर ले रहा है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है, मनी स्पेंड करती है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, और उसके अलावा ये प्रोडक्शन भी करती है। फिर आते हैं हम एक्सटर्नल सेक्टर पर। तो जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो सब एक्सटर्नल ट्रेड में होती हैं। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? तो अगर हमारी जो कंट्री है यानी कि इंडिया, अगर इंडिया कुछ बना रही है और उसे वो एक्सपोर्ट कर रही है, यानी चाइना में भेज रही है, तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। और अगर चाइना कुछ बना रहा है और हमें चाहिए, हम चाइना से ले रहे हैं, तो दैट इज इंपोर्ट, वो हमारा इंपोर्ट हो गया। हमें ये 2 टर्म्स ध्यान देने हैं। फिर आते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इजी टॉपिक पर, जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि हमारा जो इनकम है उसका एक सर्कुलर पाथ है, वो सर्कुलर पाथ जो है इनकम का वो किस तरह वर्क करता है। ये जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि जो इनकम है वो जनरेट कैसे होता है। तो इनकम जनरेट होता है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन वांट्स है वो रिकरिंग है और अनलिमिटेड है, इसलिए प्रोडक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, और प्रोसेस इनकम का जो सर्कुलर फ्लो है वो भी कॉन्टिन्यूअस है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस यानी इनकम प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद फिर जब प्रोड्यूस हो जा रहा है तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े क्या क्या होते हैं? लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज एंड वे क्या है, लेबर। फिर उसके बाद यहाँ हम करेंगे इसका सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अच्छा, इस डेफिनेशन को याद रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने की और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम यहाँ इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। हम सबसे पहले प्रोडक्शन एंड जनरेशन ऑफ इनकम करते हैं। पहले हम प्रोडक्शन करते हैं इनकम की, फिर उसके बाद हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस में? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर उसके बाद जो डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर होता है उसमें जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स और सर्विसेज को खरीद करके, तो ये हमारा फिर से इनकम जनरेट हो गया। यानी इनकम जनरेट हुआ, फिर पे किए,
फिर ये जो है वापस से हमने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए फिर से इस चीज को इनकम बना दिया। फिर आते हैं हम फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अब फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस होते हैं, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो पहला फेज हमारा क्या था, जनरेशन। फर्म्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फर्म गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज के साथ। फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, जिसके थ्रू जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, तो उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमें देना होता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या हो गया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट जो है वो लैंड पर देते हैं, वेजेस लेबर को देते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल को और प्रॉफिट एंटरप्राइज को। फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड, फर्म के थ्रू हाउस होल्ड को दिया जाता है। फिर आता हमारा लास्ट फेज यानी डिस्पोजिशन फेज। इसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिल गई, यानी कि हमें जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो हमें मिल गया है, अब हम उसे वापस करेंगे, वापस नहीं करेंगे, हम उसे खर्च करेंगे, डिस्पोज करेंगे। किस चीज में, तो हम उसे स्पेंड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। तो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में वो पैसा लगाएंगे तो वापस किसके पास जाएगा, प्रोडक्शन के पास। प्रोडक्शन यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास वापस जाएगा फर्म्स के थ्रू, और फिर वो लोग इनकम, उनको इनकम मिलेगा, फैक्टर पेमेंट मिलेगा। फिर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के खरीदने पे। तो ये जो सर्कल है हमारा, ये चलता जाएगा। फिर आते हैं हम स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट पे। तो स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वैसे तो ये पूरा डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, बट हमको ध्यान क्या रखना है, बस बस ये इतना कीवर्ड याद रखना है। बस क्या है कि मेजर्ड, इसको हम मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी गोडाउन में कुछ रखा हुआ है 31 जैन को, ठीक है, तो 31 जनवरी को जितने आइटम रखे हुए हैं गोडाउन में, सिर्फ वो अगर बात करें तो वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम पे। और पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो वो एक ड्यूरेशन की बात हो जाती है। जैसे कि हमने 1 साल की बात की, 1 महीने की बात की, तो ये हम 1 हफ्ते की बात की, तो ये हमारा एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, और ये सिर्फ पॉइंट की बात हो रही है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इट विल बी मोर क्लियर। जैसे कि ये जो है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल में आपका नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल और मनी सप्लाई आता है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये आता है। और फ्लो में बात करें तो ये पीरियड ऑफ टाइम को मेजर करता है। जैसे कि गुड्स जो हैं वो बने जनवरी 2019 में, तो कितने गुड्स बने, जनवरी, पूरी जनवरी की बात हो रही है, एक ड्यूरेशन, एक पीरियड की बात हो रही है। तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। और अगर हम इसमें देखिए आपका नेशनल इनकम भी आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और द पीरियड ऑफ टाइम, ये जो पीरियड ऑफ टाइम है वो आपका एक दिन, एक हफ्ता, एक साल, एक महीना, कुछ भी हो सकता है। फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशनल, ये जो है आपके टाइम डायमेंशनल होते हैं और पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है। यानी कि बेसिकली आपको ये समझना है कि अगर मैं कहती हूं कि मेरे पास अभी कितना पैसा है, तो वो हो गया स्टॉक। मैं कहती हूँ मेरे पास 1 महीने में इकट्ठा कितने पैसे हैं, तो वो हो गया हमारा फ्लो। यानी कि जो रुका हुआ है, जो पॉइंट ऑफ टाइम पे है, वो स्टॉक है, और जो एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो वो फ्लो है। फिर हम आते हैं इसके कंपैरिजन पर, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो है वेरिएबल ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, और ये जो है वो पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। यानी कि वही बात है, ये जस्ट अभी पॉइंट वाली बात है, और ये वाली जो है ये आपके ड्यूरेशन का हो गया। ये टाइम डायमेंशन का नहीं होता है, और इसमें टाइम डायमेंशन होता है, ठीक है।
फिर ये जो है आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल्स हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अगर हम उस दिन की बात कर रहे हैं, यानी कि 31 मार्च 2018 को पॉपुलेशन कितनी थी, अगर हम ये कह रहे हैं तो ये जो है हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि 2018 में कितने जन्म हुए, कितनी बर्थ हुई 2018 पूरे में, ठीक है, तो ये हम पीरियड की बात कर रहे हैं, पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा फ्लो। फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली, अगर हम ये काउंट करके बता रहे हैं कि दिल्ली में कितनी कारें हैं, तो ये स्टॉक हो गया। बट अगर हम बात करें कि 2019 में कितनी कारें बनी, मतलब एक ड्यूरेशन में कितनी कारें बनी, तो ये हो गया हमारा फ्लो। और अगर हम कह रहे हैं कि अभी कितनी है, तो वो हो गया हमारा स्टॉक। फिर यही मनी सप्लाई में है, मनी इन सर्कुलेशन, यानी कि मार्केट में कितनी मनी है पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये हो गया हमारा स्टॉक। और अगर एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन हमें पता करना है, तो ये हो गया हमारा फ्लो। इसमें आप और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे नेशनल वेल्थ और क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, नेशनल इनकम और क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो देखिए हमने जो है ऐसा है कि हमने कितना व्हीट प्रोड्यूस किया, कितने टाइम में, एक पीरियड में कितना व्हीट प्रोड्यूस किया, ये हो गया हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। और हम कितना रखे हुए हैं, अभी मेरे पास कितना है, तो वो हो गया हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में। अब ये जो हमारे सर्कुलर फ्लो है, ये दो टाइप का होता है, पहला हमारा रियल फ्लो है और दूसरा हमारा नॉमिनल फ्लो है, या फिर मनी फ्लो कहते हैं उसे। तो रियल फ्लो जो है वो क्या होता है, तो ये होता है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, यानी फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड फॉर्म्स को दे रहा है। कौन सी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, तो वही लैंड, लेबर, एंटरप्राइज एंड प्रोडक्शन। फिर उसके बाद हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वापस देता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, दैट इज अगर फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड है वो इसे दे रहा है, जो कि है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है मनी का फ्लो बिल्कुल नहीं होता है। इसमें हमने जो क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दिए। किसने दिया, हाउस होल्ड ने। किसको दिया, फर्म को दिया। तो हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज दिया, और फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, हमने आदमी दे दिए, हमने रिसोर्स दे दिए, तो वो हमें गुड्स और सर्विसेज बना के दे रहा है। तो यहाँ पे फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज बनाकर दिया। ये आपका रियल फ्लो में बस यही है। आपको ये जो ये है, ये सर्कल, ये डायग्राम, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि हमने सिर्फ हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दिया, और फर्म ने उसका यूज करके, उस रिसोर्सेज का यूज करके आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे दिया, ठीक है। इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। इसमें सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, मनी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। ये टू सेक्टर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी, ये दो सेक्टर में होता है और मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये हमारा ग्रोथ प्रोसेस को भी बताता है। ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि हाउस होल्ड जितनी ज्यादा फैक्टर सर्विसेज देंगी, फर्म उतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, और जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा उसका ग्रोथ होगा। तो ये हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी बताता है, ठीक है। फिर आते हैं हम मनी फ्लो पे। तो मनी फ्लो क्या होता है, तो ये होता है फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या हुआ, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने पेमेंट किया वो होता है हमारा फैक्टर पेमेंट, जो कि हमारा होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, यानी कि ये जो फर्म है ये हाउस होल्ड को दे रहा है, क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है। और फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। और जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या दे रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रहा है। तो इसे हम यहां से समझते हैं, फर्म हाउस होल्ड को दे रहा है, क्या दे रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सब दे रहा है। अब हमारे पास हो गया भाई, पैसा हो गया, मतलब हमें रेंट मिला, वेजेस मिला, इंटरेस्ट मिला एंड प्रॉफिट मिला। तो जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उतना ही कंजप्शन भी होता है। तो हाउस होल्ड जो है वो अपना गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा, उसका पेमेंट करेगा, तो कंजप्शन होगा। और हाउस होल्ड जो है वो फर्म को कंजप्शन एक्सपेंडिचर देता है, या कह सकते हैं पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज का।
तो इसमें जो है मनी फ्लो होता है, इसमें हम मनी की बात कर रहे हैं, यहां से पैसा इसको गया और यहां से पैसा इसको गया, इन विच फॉर्म, तो यहां से गया फैक्टर इनकम के फॉर्म में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और हाउस होल्ड से गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी चीज किधर से आ रही है। दिस इज सो बेसिक, आपको बस इतना याद रखना है कि फर्म हाउस होल्ड को क्या देगी, हाउस होल्ड को फर्म देगी फैक्टर इनकम, और हाउस होल्ड फर्म को क्या दे सकती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और यहां पर जो भी है पूरा मनी फ्लो की बात हो रही है, यानी कि मनी एक्सचेंज की बात हो रही है, ठीक है। इसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, और इसमें एक्सचेंज ऑफ मनी होता है बिटवीन द टू सेक्टर्स। टू सेक्टर्स कौन से हैं यहाँ पे, फर्म और हाउस होल्ड। फिर आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो पर। तो हमने अभी पढ़ा कि जो रियल फ्लो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, और जो मनी फ्लो होता है वो फ्लो ऑफ मनी होता है बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, ठीक है। फिर काइंड ऑफ एक्सचेंज, तो ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और ये एक्सचेंज ऑफ मनी है। देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं अगर बार्टर सिस्टम होगा तो, और इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि हमारे पास मनी है, इट्स अ मनी फ्लो, इट्स अ मनी एक्सचेंज। फिर आता है अल्टरनेटिव नेम, तो इसे हम फिजिकल फ्लो कहते हैं और इसे हम नॉमिनल फ्लो कहते हैं, और ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिर आते हैं हम सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। तो इस बार जो हमें सर्कुलर फ्लो है वो पढ़ना है टू सेक्टर मॉडल में, और हमारे टू सेक्टर यहाँ पर हमें क्या पढ़ने हैं, तो हमें पढ़ना है हाउस होल्ड और फर्म के बीच का, ठीक है। तो हाउस होल्ड जो है वो ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी ये आपको प्रोवाइड करता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, और उसके बाद एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसको मिलता क्या है, मतलब ये जो है कंज्यूमर, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है फर्म्स के ऊपर। फिर आता है फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है और सेल करती है हाउस होल्ड्स को, ठीक। तो इसको समझने के लिए हमें पहले कुछ अजम्पशंस लेने होंगे। कैसे अजम्पशंस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो टू सेक्टर, हमारे इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड है और दूसरा फर्म है। और जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को ही देगा बस। जो हाउस होल्ड है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा सिर्फ और सिर्फ फर्म्स को, और हायर करेगा फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड्स, और जितनी भी सर्विसेज उसे हायर करनी है वो हाउस होल्ड से करेगा। और फर्म प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज और उनको बेचता है हाउस होल्ड्स को, ठीक है। तो हम इसमें ये मानते हैं कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस की है, हाउस होल्ड ने सारी ले ली है, हाउस होल्ड सारी लेगा और वो बेचेगा भी सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर इनकम मिलता है उसे उसकी सर्विसेज को स्पेंड करने के लिए, और वो करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पर। और हम इन सब में एक चीज समझते हैं कि कोई भी सेविंग नहीं होगी। जो फर्म्स है और जो हाउस होल्ड्स हैं वो कहीं भी कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहा है। जो फर्म्स की चीजें हैं यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो फर्म हाउस होल्ड्स पूरी की पूरी उनसे ले रहा है, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। जितनी प्रोडक्शन है उतना ही ज्यादा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो यहाँ हम डायग्राम से बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विसेज देती है फर्म को। दो चीजें बनानी है, सबसे पहले हम एक जगह हाउस होल्ड बना देंगे, फिर हम दूसरी जगह फर्म बना देंगे। जब जो हाउस होल्ड है वो हमें दे रहा है फैक्टर सर्विसेज, यानी कि फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। फैक्टर सर्विसेज दे रहा है यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ठीक है। अब फर्म के पास जितनी रिसोर्सेस उसे चाहिए थी मिल गई, तो अब वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। और ये जो फैक्टर सर्विसेज इसको मिली है, ये इसका क्या करेगा, तो फैक्टर सर्विसेज मिली है तो कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो इसे इसका पेमेंट करना होगा। तो हम यहाँ करते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट हम लोग करते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट के रूप में। फिर उसके बाद ये जाता है अब फिर जो फर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और
हाँ, फिर जो हाउस होल्ड है उसके पास मनी आ जाता है। जब हाउस होल्ड के पास उसका फैक्टर पेमेंट आ जाता है तो वो क्या करता है, वो करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू फर्म्स। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कि वो पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो खरीदता है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है और ये फर्म्स है वो उसे क्या प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपका ये पूरा कैसे चल रहा है, सबसे पहले हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी, फिर उन फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट किया, फिर वो जो पेमेंट हमें मिला उसके थ्रू हाउस होल्ड्स ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया तो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड किए। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो है। अब किसी को कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन वैसे होना नहीं चाहिए, बट अगर है तो वी आर देयर। अब हम आते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस पर। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज नेशनल इनकम एंड प्रॉफिट्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, ये मैंने आपको अभी समझाते हुए बताया था कि नेशनल इनकम कौन से कॉन्सेप्ट में आता है। तो नेशनल इनकम जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट में आता है। क्यों फ्लो कॉन्सेप्ट में? इसलिए आता है क्योंकि नेशनल इनकम जो है वो जनरली पूरे साल की देखी जाती है, और एक साल यानी कि ड्यूरेशन यानी कि पीरियड, और पीरियड ऑफ टाइम जो है फ्लो कॉन्सेप्ट में आता है। तो ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, सर्कुलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब ध्यान से क्वेश्चन भी पहले ध्यान से पढ़ना है कि इनकरेक्ट लिखा है। कुछ लोग इसको बहुत मतलब लाइटली ले लेती हैं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं और करेक्ट को पढ़ के करेक्ट ही करके आ जाते हैं। तो हमें क्या देखना है, इनकरेक्ट देखना है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट टेक प्लेस इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये तो भाई सबसे पहले ही गलत है। अभी तो हमने पढ़ा कि क्लोज्ड इकोनॉमी में हम कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करते हैं, तो ये तो हमने अभी पढ़ा फर्म और हाउस होल्ड जो टू सेक्टर है उसमें फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। बट ये कह रहा है कि डज नॉट टेक प्लेस, तो ये गलत कह रहा है, तो ये हो गया हमारा गलत। ठीक है, फिर हम आते हैं, रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। यानी कि रियल फ्लो क्या होता है, तो रियल फ्लो वो होता है जिसमें फैक्टर सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड से फर्म को दी जाती हैं। हाँ तो सही है, तो ये हमारा सही है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ए हमारा गलत है, यानी ए ऑप्शन में होगा ही, तो सी वाले ऑप्शन में ए नहीं है, यानी कि ये हो ही नहीं सकता, छोड़ देते हैं। फिर आते हैं हम सी पे, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी टोटल प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल कंजप्शन। ये बात भी मैंने आपको बताई कि जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी कंजप्शन होगी, कोई भी सेविंग की जगह नहीं है। फिर आते हैं हम ये सही हो गया हमारा, और ये देखते हैं, मनी फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। अच्छा, ये बात तो सही है कि फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट होता है, ये देख के सही नहीं मानना है। ये देखो, ये जो हाउस होल्ड टू फर्म हो रहा है, हाउस होल्ड पेमेंट नहीं करती है, पेमेंट कौन करता है, फर्म करती है। तो ये जो है ये इसने उल्टा लिख दिया है, यानी कि ये गलत है। तो हमारा क्या क्या गलत हुआ, ए गलत है और डी गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये भी मैंने आपको बताया कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन वाज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कौन से ईयर में हुई थी, 1776 में। ठीक है, किसने किया था, एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी ने। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमी इन विच मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, इसमें से हमें वो चूज करना है। तो पहला हम देखते हैं कि सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एट देयर ओन प्राइस। तो जो लेबर सर्विसेज हैं, तो हमें जो लेबर चाहिए वो हम सेल और परचेज क्या उनके प्राइस पे, उनके डिसाइडेड प्राइस पे करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया, ए गलत हो गया, यानी कि आपका 1 2 3 सभी गलत हो गया। आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया 4, यानी सॉरी डी ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन। वैसे आप हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे कि सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एट देयर ओन प्राइस, एट देयर वेज प्राइस। तो यही होता है कि वेज प्राइस पर जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग,
प्रोडक्शन जो है वो सेलिंग के लिए करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो, बट यहाँ पे सेलिंग दिया है तो वो भी सही है, प्रोडक्शन करते क्यों है, सेलिंग के लिए ही करते हैं इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और डी देखते हैं तो अथॉरिटीज में इंटरवेन टू अचीव एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस पे थोड़ा सवाल खड़ा हो सकता है कि अथॉरिटीज जो हैं वो ऐसे तो नहीं करती, मतलब ये तो जो इंटरवीन वाला बात है ये तो सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है, बट ऐसा नहीं है, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू टैक्स और सब्सिडीज जो है वो अथॉरिटीज इंटरवीन कर सकती हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो ये आपका आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। वैसे आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पहला ही गलत मिल गया तो आप डायरेक्ट ये टिक कर सकते हैं, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ये चीजें और बदल कर भी आ सकती हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बीएचयू, डीयू या फिर अदर बिग यूनिवर्सिटीज में हो जाए तो आपको ये बैच जरूर लेना चाहिए। मैं खुद बीएचयू से पढ़ी हूँ और मैं आपको कह सकती हूँ कि ये आपको वर्थ इट होगा, आप जरूर लीजिए। थैंक यू।